हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर आप लोग के बीच उपस्थित है भारतीय संविधान की नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि पॉलिटी के एकदम ही वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, दोनों और विधानसभा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। तो पहले मासिक वेतन 1.5 लाख रुपया पर मंथ था, लेकिन अब वर्तमान में 5 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के नोटिस पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए होगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के नोटिस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। आगे देखते हैं, जब संसद 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पास करे तो किस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो जिस दिन 2/3 बहुमत से महाभियोग पास हो जाएगा उसी दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की जा चुकी है। तो भारत में अभी तक एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं की गई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 5 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन कौन शक्ति है उसको भी देख लेते हैं। पहली है कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी न्यायिक शक्ति, चौथी राजनयिक शक्ति और 5वीं सैनिक शक्ति। तो राष्ट्रपति के 5 सामान्य काल में यही 5 शक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है और जापान की राजधानी टोक्यो में है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के कार्यों का बंटवारा करती है। जो किस मंत्री को कौन सा पद मिलेगा, इस पद का बंटवारा करती है। तो अनुच्छेद 77 के 77(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के काम का बंटवारा करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है। तो संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। 108 में संयुक्त अधिवेशन वर्णित है। इसमें कहा गया 108 में कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, जो कि कोटा से सांसद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कुल, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो कुल लोकसभा प्लस राज्यसभा कुल 14। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संसद में कुल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो ये 2 सदस्य होते हैं आंग्ल भारतीय। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति लोकसभा में 2
लोगों को मनोनीत कर सकते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वो 12 होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए वैसे लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो कुल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। आगे देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया। राज्यपाल का 3.5 लाख रुपया होता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया प्रति महीना होता है और राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपया प्रति महीना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, लेकिन उनको हटाने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद समाप्ति के बाद भी उत्तराधिकारी के आने तक पद पर बने रहना किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति का पद 5 साल पूर्ण होने के बाद खत्म हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है, तो जब तक उत्तराधिकारी नहीं आ जाते हैं राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। ये अनुच्छेद 56 के तहत है। अनुच्छेद 56 के तहत है। ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें क्या है? राष्ट्रपति पद समाप्ति के बाद भी उत्तराधिकारी जब तक नहीं आता राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। यह अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद पुनर्निर्वाचन होने के लिए पात्र है कि नहीं है? यह पात्रता अनुच्छेद 57 में है। तो चारों ऑप्शन देख लिए है। अनुच्छेद पे पूर्ण पकड़ होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक आपको जॉब नहीं हो रहा है, तैयारी करें तो एकदम खूब अच्छा से पढ़े, इतना अच्छा से पढ़े जो एग्ज़ाम देने जाए तो उस दिन ये कन्फ्यूजन न रहे जो हाँ मेरा तैयारी कम है, क्या है, नहीं है। तो जब तक एग्ज़ाम से पहले समय मिले खूब पढ़े। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद है भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे। और चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी थे। तो ये चारों देख लिए। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दार्शनिक राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 55 में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 55 में है। तो किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी? तो डॉक्टर बीबी गिरी, जो कि चौथे राष्ट्रपति थे, इनके निर्वाचन के समय में दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। बार बार एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस राष्ट्रपति ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो का प्रयोग डाकघर संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और एकता स्थल जो है, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। तो और कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करानी पड़ी थी, तो चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, यह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। वार्षिक वित्तीय विवरण मिले तो डायरेक्ट अनुच्छेद 112 पे ध्यान जाना चाहिए। क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में पेश करते हैं? तो यह अनुच्छेद 112 में वर्णित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे अनुच्छेद 123 के तहत। जब सत्र नहीं चलता है उस समय अध्यादेश लाया जाता है, और जब अध्यादेश आता है तो वह 6 सप्ताह के लिए, 6 वीक के लिए वैलिड रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में पेश करते हैं अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 110 इसमें क्या है? इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के तहत। और अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143 कहता है कि किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में पेश करते हैं अनुच्छेद 112 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने भी अनुच्छेद हैं सभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी एग्जाम्स हम दिए हैं सब में अनुच्छेद पूछा ही गया है, और आप लोग भी देते होंगे तो देखते होंगे जो ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए तो अच्छा से समझिए और बार बार इसको रिवाइज भी कीजिए, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम्स में। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में वर्णित है। और तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन संसद कितने दिनों के अंदर करती है? तो 30 दिनों के अंदर राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद कर देती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के बाद पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपया महीना मिलता है। और राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदधारी, मतलब राष्ट्रपति 1 नंबर पे, तो उनके बाद 2 नंबर पे कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदधारी होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च पदधारी होते हैं उपराष्ट्रपति। आगे है, राष्ट्रपति के किस क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? तो क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है, लघुकरण किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति वर्णित है। तो ऑप्शन ए लघुकरण राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संसद में क्या है? संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद बनता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद का प्रथम अंग पूछे तो राज्यसभा, द्वितीय अंग पूछे लोकसभा, और तीसरा अंग तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। संसद बनता है, फिर से देखिए, संसद बनता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलके। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य को इसमें मौका नहीं दिया जाता है। तो भारतीय संसद का तीसरा अंग कहलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। टोटल क्वेश्चंस जो 20 MCQ कराए जाते हैं, टोटल एकदम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, लास्ट तक देखिए, और तभी वीडियो समझ में आएगा और एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 123 वो भी कब पेश किया जाता है अध्यादेश? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तभी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसका
प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है और यह कोई भी अध्यादेश जब लागू होता है तो वह 6 सप्ताह के लिए बस एक्टिव रहता है। 6 सप्ताह हुआ उसके बाद खुद खत्म हो जाता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन, जब सत्र नहीं चलेगा तभी अध्यादेश लागू किया जाएगा और अध्यादेश कितना टाइम के लिए आता है, तो 6 सप्ताह के लिए आता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। तो यही हमारा 20 क्वेश्चन का ये सेट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो, काहे कि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी नया करना शुरू किए हैं उन सब के लिए ये वीडियो एकदम ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी 1-2 साल से कर रहे हैं वो एक चीज़ हमेशा जान लीजिए, कंपटीशन का लेवल हाई हुआ है। स्टूडेंट ऑनलाइन हो गए हैं एग्जाम्स, तो अब सभी स्टूडेंट की तैयारी अच्छी रहती है। तो आप लोग उस चीज़ को देखते हुए जितना से जितना हो सके मेहनत कीजिए, बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। जो आपको नहीं आता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो आता है उस पर कम कीजिएगा, रिवाइज कीजिए चलेगा, लेकिन जो नहीं आता है उसको आप लोग हमेशा सीखिए, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाइएगा। और हमेशा तैयारी कीजिए। तो बस अपने लिए मत कीजिए, आपके पीछे आपकी फैमिली, आपके समाज के लोग जो आपको देखते हैं तो उनको भी आप इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, जो पुराने हैं या जो नए भी हैं, उनका बस एक टारगेट होना चाहिए, जो हम तैयारी करते हैं तो उनको जॉब लेना ही लेना है। जॉब लेना आसान है, ये बात हमेशा माइंड में रखिए। जॉब लेना बहुत ही आसान है, बस मेरा तैयारी उस लेवल का होना चाहिए। बस इस मोटिव के साथ हमेशा पढ़िए, रिजल्ट आपका ज़रूर होगा। तो इस तरह हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।